हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जो कि हमारे जो एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है उसी का एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर तैयार करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या डिस्कस बताया गया है। तो उसके बारे में हम देखते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है ना, या क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उनके आधार पर भविष्य की ज़रूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या फिर उसके अनुसार काम करता है। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो वो एक ऐसा मतलब कि तकनीक होती है जिसमें जब किसी भी कंप्यूटर या ऐसी मशीन को कोई टास्क दिया जाता है करने के लिए, तो वो मशीन या ये कंप्यूटर ही आप ले लीजिए, तो वो उस टास्क को पहले अपने आप में संरक्षित करती है और देखती कि क्या टास्क दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में रिज़ल्ट देने हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करके रिज़ल्ट उपलब्ध कराती है यूज़र को, ठीक है ना। तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जॉन मैककार्थी ने की थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किसने की थी, तो जॉन मैककार्थी ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो और उनके दोस्तों मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन, एलन नेवल ने मिलकर शुरुआती कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और शोध कार्य किए थे, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है, तो जॉन मैककार्थी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इसकी खोज की थी, ठीक है ना, स्थापना की थी। इसके बाद 1950 के दशक में शुरू हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1970 के दशक में लोकप्रियता मिली जब जापान ने इस पर पहल की। मतलब जब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई थी, 1950 के दशक में हुई थी, लेकिन इसे लोकप्रियता या फेमस ये कब हुआ, तो 1970 के दशक में फेमस हुआ। जब किसने पहल की, कौन से देश ने, तो जापान ने पहल की, तब जाकर ये फेमस हुआ, ठीक है ना, लोकप्रिय हुआ। इसके बाद अगला क्या पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है जापान में 1981 में जापान ने 5G जनरेशन योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई, ठीक है ना। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 1981 में जापान ने ही 5G जनरेशन योजना की शुरुआत की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे है कि ब्रिटेन ने एलवी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। बाद में यूरोपीय संघ ने एस्प्रिट नामक कार्यक्रम की जो है क्या है कि एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, जो ब्रिटेन ने एलवी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया और बाद में यूरोपीय संघ ने एस्प्रिट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। इसके बाद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसके प्रकार कौन कौन से, उसके बारे में भी इसमें देखते हैं। वैज्ञानिकों ने समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग तरीकों और रूपों का विकास किया। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत से भागों में विभाजित किया गया। मतलब कि जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, समय समय पे के अकॉर्डिंग जो आर्टिफिशियल के जो रूप हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अलग अलग तरीके और रूपों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकास किया, डेवलप करते रहे। लेकिन इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से, पूर्ण प्रतिक्रियात्मक, प्योरली रिएक्टिव, और दूसरा है सीमित स्मृति यानी लिमिटेड मेमोरी, जिसमें सीमित क्षमता हो मेमोरी की, किसी भी चीज़ को रख पाने की। और फिर अगला क्या है, मस्तिष्क सिद्धांत यानी ब्रेन थ्योरी पर बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो। और इसके बाद अगला क्या है, आत्मचेतन, सेल्फ कॉन्शियस, मतलब कि जो खुद से सोच कर कार्य को कर सके। मतलब उसे टास्क दे दिया गया और वो टास्क मतलब अपने अकॉर्डिंग सही वर्क करने में सक्षम हो, आप अपने आप से ही वो करके
रिजल्ट दे सके, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है कमज़ोर एआई। कमज़ोर एआई के बारे में देखते हैं, मतलब जो कमज़ोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसमें क्या कैसे होता है। तो इसे एक प्रकार से इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ये केवल एक ही टास्क करने में सक्षम होते हैं। एप्पल का सीरी और गूगल का वॉइस सिस्टम इसके उदाहरण। मतलब कि जो कमज़ोर एआई होता है, जो मतलब कि ठीक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो ऐसे एआई होते हैं, मतलब उसे ऐसे तैयार किया जाता है कि वो केवल एक ही टास्क को कर सकते हैं, ठीक है ना। और एप्पल का जो सीरी है और गूगल का वॉइस सिस्टम इसके उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद शक्तिशाली एआई, जो पावरफुल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसमें क्या विशेषता है। तो इस प्रकार के सिस्टम में सामान्यीकृत जो बुद्धिमत्ता होती है, सामान्य, जिससे कि समय आने पर कोई भी मुश्किल टास्क कर सके और उसका हल निकाल सके। मतलब कि जो एक ये ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम जिसके मतलब जिसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस होती है कि वो कठिनाई या समय आने पर अपने अकॉर्डिंग उसका हल निकाल सके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है प्रतिक्रियाशील मशीनें। ये क्या होती हैं। तो यह मशीनें सिर्फ दिए गए कामों को करने में ही सक्षम होती हैं तथा यह अन्य कार्य नहीं कर सकती हैं। और अगला पॉइंट क्या है। इसी तरह वैज्ञानिकों ने सीमित मेमोरी का विकास किया जो प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना काम करती है। इस तरह के मशीनों में जो निर्देश डाले जाते हैं उन्हीं के आधार पर यह फैसला लेती है। अर्थात जो प्रतिक्रियात्मक मशीनें होती हैं, वो प्रतिक्रियाशील होती है, वो कैसी होती हैं। तो जो निर्देश उन्हें दिए जाते हैं, जो टास्क उन्हें दिए जाते हैं, वो उसी के आधार पर पहले उस टास्क को या निर्देश को देखती हैं और उसके आधार पर वो कार्य करती हैं। जो भी निर्देश डाले जाते हैं अर्थात उसी के आधार पर वो फैसला लेके रिजल्ट देती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को विकास जो है मस्तिष्क के सिद्धांत के आधार पर भी करने की कोशिश हो रही है। मतलब कि इस तरह से कि मशीनें लोगों की भावनाएं, उनके व्यवहार को समझने में सक्षम होंगी। वर्तमान में आत्म जागरूकता के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। यह मशीनें इंसानों के अंदर की भावनाओं को पहचान करने में सक्षम होंगी। जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस और तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं और आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो क्या बता रहे हैं फ्रेंड कि जो अब साइंटिस्ट क्या प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आर्टिफिशियल मशीनें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि व्यक्तियों के भावनाओं को समझ सके। जो इंसानों के अंदर भावनाएं होती हैं तो उनको वो मशीनें समझ सकें और उनके अनुसार ही वो मशीनें व्यवहार करें, ठीक है ना। तो वो अब जो ऐसी मशीनें जो कि आत्म जागरूक हो, ठीक है ना, खुद से जागरूकता उनके अंदर हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसी कंडीशन में कैसे वर्क करना है, ठीक है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करना है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या करना है, ये सभी उनमें गुण अपने आप हो, ऐसी डेवलप करने की ऐसी मशीनें कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व के फायदों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो क्या क्या बिंदु हैं। पहला है एआई में होने वाले विकास का बड़ा फायदा चिकित्सा क्षेत्र में मिल सकता है, जैसे ऑपरेशन। अर्थात जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा कहाँ मिल सकता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीनें हैं, तैयार मशीनें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इलाज किया जा सकता है। अर्थात जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या है, जहाँ पर सुविधाएं पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इलाज वगैरह में, ठीक है, निभा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कीटनाशकों तथा उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करने की भी क्षमता है, मतलब, ठीक है। और इसके बाद अगला क्या है। एआई का सबसे बड़ा फायदा विनिर्माण और उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों को होने वाला है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका सबसे बड़ा फायदा
जो इंडस्ट्रीज है या फिर जैसे कि घर वगैरह बनाना हुआ, ठीक है, या किसी भी प्रोडक्शन करना हुआ किसी भी चीज़ का, तो उनसे जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि जो मजदूर वगैरह होते हैं वो काफ़ी उनमें एक लिमिट में ही क्षमताएं होती हैं कि वो एक लिमिट में ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बनी मशीनें होती हैं तो वो एक अनलिमिटेड काम कर सकती हैं, कि मतलब बहुत ही तेज़ी से किसी भी काम को समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। सुरक्षा दृष्टिकोण से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सेना के जवानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात जो सुरक्षा की दृष्टि से आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस बॉर्डर पर किया जा सकता है, क्योंकि जो सैनिक होते हैं उन्हें दुश्मन जो होते हैं सैनिकों को जल्दी गोली वगैरह से मान लीजिए कि मार देते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल युक्त इंटेलिजेंस से जो बनी हुई कोई भी रोबोट या मशीन है उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय लेन देन में होने वाली अनियमितता, ट्रेंडिंग पैटर्न पर निगरानी जैसे मामलों में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब कि जो बैंकों में भी कई प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाने लगा है, ठीक है। इसके बाद एआई का उपयोग स्कूल कॉलेजों में लेक्चर देने तक के काम में किया जा सकता है। अर्थात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है दूर दराज के इलाकों में ले लीजिए या किसी भी शहरी इलाके में इसका यूज स्कूल कॉलेजों में लेक्चर्स वगैरह देने के लिए किया जा सकता है आसानी से। इसके बाद अगला क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ऐसे अनेक कामों को भी कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे समुद्र तल की गहराई में खनिज, पेट्रोल और ईंधन की खोज का काम, गहरी खानों में खुदाई का काम बहुत कठिन और जटिल होता है। ऐसे में एआई का उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मदद से हम कई ऐसे कामों को कर सकते हैं जो कि मनुष्य के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल या असंभव होता है। जैसे कि यदि समुद्र की तल में गहराई में जाना है तो मनुष्य वहाँ पर खुद से नहीं जा सकता है, उसके लिए उसे किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीनें काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। और जैसे पेट्रोल और ईंधन की खोज करनी है तो गहराई में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और गहरी खानों में खुदाई करने का जो कठिन कार्य है उस सभी को करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे और इसकी सीमाएँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या खतरे हैं और इसकी सीमाएँ क्या क्या हैं। तो एआई हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है और रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों द्वारा अब उत्पादन और निर्माण के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात जो एआई होता है उसका यूज़ तो हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं उत्पादन के कार्यों या निर्माण के क्षेत्रों में, लेकिन जो है इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। फैक्ट्री, कारखानों, बैंकों में इसका व्यापक इस्तेमाल करने से हज़ारों लोगों की नौकरी छिन सकती है। इसके बाद अगला क्या है। तो अगला है ऑटोमेशन। रोबोट क्रांति के आने से जिन नौकरियों के खत्म होने की उम्मीद है उनमें डेटा एंट्री क्लर्क, ठीक है, अकाउंटिंग क्लर्क जैसे वाइट कॉलर जॉब शामिल। मतलब कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बड़े पैमाने पर होने लगा, होने लगेगा फैक्ट्री, कारखानों और बैंकों में या हर किसी क्षेत्र में, तो क्या होगा कि जो नौकरियां हैं जो हमारे किसी भी मतलब मजदूर वर्ग हैं या फिर कोई भी व्यापारी वर्ग, हर जगह क्षेत्र में रोजगार की कमी होने लगेगी, ठीक है। और उनका जगह कौन लेते जाएगा। एक रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त जो भी मशीनें हैं वो लेने लगेंगी, जिसके कारण नौकरियों की भारी क्षति होगी, लोगों की बेरोजगार होते फिरेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है बहुत अधिक संभावना है कि इसके व्यापक इस्तेमाल से हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आश्रित हो जाएं और अपनी रचनात्मक शक्ति को कम कर बैठे। अर्थात जब व्यापक तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही हम आश्रित हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारी सोचने की क्षमता है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता है, ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगी और हम धीरे धीरे आलसी होते जाएंगे और अपनी सोचने समझने की शक्ति को कम करते जाएंगे, ठीक है।
तो इसके भी ये भी दुष्परिणाम है। इसके बाद अगला क्या है, विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अर्थात यदि हम जैसे रोबोट का यूज करते हैं, तो यदि वो हम ऐसे रोबोट आजकल डेवलप करने की सोच रहे हैं जो कि खुद से ही समझने सोचने का कार्य करने लगे, तो यदि ऐसा हो गया तो यदि किसी परिस्थिति बस कोई भी रोबोट, यदि मशीन, कोई भी मशीन या रोबोट है, वो मनुष्य को अपना दुश्मन मान ले किसी भी वजह से, तो वो क्या कर सकती है, वो मानव का विनाश करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर देगी। इसलिए ये भी एक इसके दुष्परिणाम ही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, भावना या नैतिक मूल्य मशीनों में मौजूद नहीं होती है, वे सही और गलत काम में अंतर नहीं कर पाते। अर्थात जो भावना होती है, नैतिक मूल्य होते हैं, वो मशीनों में मौजूद नहीं होती, जिसके कारण ये सही काम करने और गलत काम करने में कभी अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीज़ों में इसका यूज किया गया है या किया जा सकता है। तो कंप्यूटर गेम बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक भाषा संस्करण या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, और प्रवीण प्रणाली में एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि, और दृष्टि प्रणाली विजन सिस्टम में वाक पहचान या स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब इन क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख रूप से किया जा सकता है या किया भी जा रहा है आजकल, आप देखेंगे। और बुद्धिमान रोबोट यानी इंटेलिजेंट रोबोट बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाया था रोबोटिक्स से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि एक सोफिया नाम की रोबोट बनाई गई है, जिसे सऊदी अरब के द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई। वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोबोट है। ठीक है। और एक रोबोट आपने सुना होगा कि भारत भी हाल ही में जो गगनयान मिशन में एक व्योम मित्र करके रोबोट भेजने वाला है परीक्षण के लिए। ठीक है। तो ये सभी काफ़ी रोबोट इंटेलिजेंट रोबोट हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाया जा सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को रेखांकित किया, और उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं आर्टिफिशियल को बढ़ावा देने हेतु सरकार को 5E को प्रोत्साहन देने की बात कही है। यहाँ 5I को प्रोत्साहन देने की बात कही है, और यहाँ 5I का अर्थ क्या है, तो पहला है इंक्लूसिवनेस यानी समावेशन, दूसरा इंडिजेनिजेशन यानी स्वदेशीकरण, और इसके बाद अगला क्या है, इनोवेशन नवाचार, और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना निवेश, और अगला क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो मतलब 5I का मतलब ये 5 चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स बन सकते थे उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन MPPSC प्री के एग्जाम में रिलेटेड में पूछता है तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप ये इसका जो है तो इसे आप मेंस के सिलेबस में भी इसका यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये मेंस की तरह भी एक प्रकार से ये तैयार किया गया है वीडियो। ठीक है। तो आप दोनों में ही इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक पर। तो उसके लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।